हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है यार फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यार स्टार्ट करने वाले हैं हम। इस पर्टिकुलर वीडियो को यार हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ से यार आप लोग असली में जो जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में वो सीखोगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। अच्छे से हम लोगों को एक एक चीज़ सीखनी है और ये जो वीडियो है आपका एक तरीके से बेस बनने वाला है पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, क्योंकि बहुत सारी बातें यार आज हम करने वाले हैं और इस टर्मिनोलॉजी को हम थ्रू आउट द चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ही आपको थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? कुछ यार आपने कुछ टर्म्स अब तक सुन रखे होंगे, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना। ये सारी आप लोगों ने चीज़ें सुन रखे होंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सुनी है या नहीं सुनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग तो बहुत बेसिक से ही करेंगे उसे। थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग थोड़ा एंड में करते हैं इस चैप्टर के। अभी हम लोग पहले थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, तो दोनों जो चैप्टर हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री इधर ही आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। दिस इज लेक्चर 1, बेसिक लेक्चर, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, लेकिन अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से एक एक चीज़ सीखनी है और अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाते हुए चलने हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने हैंड रिटन नोट जरूर जरूर बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले ये समझो कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। आपके यार प्रोसेसेस दो तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस हो सकते हैं, केमिकल प्रोसेस हो सकता है। कोई सा भी प्रोसेस हो, उसमें जो भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उन सभी को हम किसके अंडर पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। सपोज करो कोई आपकी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है मतलब कुछ आपके यार रिएक्टेंट्स हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट किस में जा रहे हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, करेक्ट। तो जो भी आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, देखो आपका जो केमिस्ट्री होती है उसमें ब्रॉडली दो चीजें होती हैं। अगर कोई सी भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें दो चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं? एक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो क्या क्या एनर्जी चेंजेस हुए। सही बात है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुआ तो क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में तो क्या रेट है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब क्या स्पीड है रिएक्शन की, क्या तेजी से हो रही है रिएक्शन, क्या स्लो हो रही है रिएक्शन। तो ये दो चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो एनर्जी चेंजेस एक रिएक्शन में होते हैं या फिर एक प्रोसेस में होते हैं, इनको हम किस चैप्टर के अंडर पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो कि यार कोई सा भी प्रोसेस हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, उसमें एनर्जी चेंजेस क्या हो रहे हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और एक रिएक्शन की रेट क्या है, एक रिएक्शन की स्पीड क्या है, वो हम सब कहां पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स यार एक चैप्टर रहता है 12th क्लास का, उसमें हम लोग रेट के बारे में पढ़ेंगे कि यार कितनी तेज रिएक्शन है या फिर कितनी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो आपके कोई सा भी प्रोसेस हो उसमें जो भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। अब कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं है कि भैया सबके बारे में ही बता देता है, तो कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की। क्या क्या लिमिटेशन है? इट गिव्स नो आइडिया अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी ये नहीं पढ़ोगे कि यार ये रिएक्शन फास्ट है या स्लो है या ठीक ठाक टाइम से चल रही है, ये बिल्कुल भी नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये बता देगा कि भैया रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट थे, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो ये एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं और ऐसी ऐसी एनर्जीज इन्वॉल्व है। एनर्जी के बारे में बात करेगा, स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं करेगा थर्मोडायनेमिक्स। ये एक इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? दूसरा लिमिटेशन है इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मतलब ये बड़े बड़े सिस्टम से डील करता है एंड नॉट विद माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। दो तरीके के सिस्टम हो सकते हैं, छोटे सिस्टम जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक बोल रहे हैं, बड़े सिस्टम जिन्हें हम मैक्रोस्कोपिक बोल रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बड़े सिस्टम से डील करता है,
छोटे सिस्टम से डील नहीं करता है। ये थर्मोडायनेमिक्स की दो लिमिटेशन हो गई। आ रही है बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, ठीक है। और क्या क्या होता है यार, और क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, हेडिंग डाल लो भैया अपनी कॉपी में, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब लोग क्यों पता होना चाहिए? तो ये सारी जो हम टर्म्स आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, पूरे चैप्टर में मैं यार ये टर्म्स यूज करने वाला हूं, तो एटलीस्ट हमको एक बेसिक आइडिया होने चाहिए कि यार ये इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको क्या कहलाया जाता है? सिस्टम। सपोज करो मैं इस पेन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, सपोज करो इस पेन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। इस पेन को ऑब्जर्व करने का मतलब इसके या सरफेस पे क्या क्या आ रहा है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। मतलब इस पेन को मैं एकदम एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये पेन मेरे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। सपोज करो मैं जिस रूम में बैठा हूं, या सपोज करो आप जिस रूम में बैठे हो, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस रूम को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये रूम मेरे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम। जैसे सपोज करो मैं इस पेन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये पेन क्या हो गया मेरे लिए? सिस्टम हो गया। अब इस पेन के अलावा कुछ भी है इस यूनिवर्स में, उसको मैं क्या बोलूंगा? सराउंडिंग बोलूंगा। इस पेन को निकाल दो और जितनी भी चीजें आसपास जो भी हैं वो सब क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं इस रूम को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये रूम मेरे लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अब इस रूम के बाहर जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, वो पूरा का पूरा किसके अंडर आएगा? सराउंडिंग के अंडर आएगा। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम क्या है? जिसपे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। सिस्टम के अलावा जो भी बचता है वो क्या होता है? सराउंडिंग होता है। तो एक बात ये चीज फिक्स है कि आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाने वाले हैं? यूनिवर्स बनाने वाले हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाने वाले हैं? यूनिवर्स बनाने वाले हैं। करेक्ट है। अच्छा, अब क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। सही बात है यार। जैसे देखो ये आपकी क्या है? ये आपका पेन है, ये आपका पेन है। इस पेन के अलावा जितना भी चीजें हैं वो क्या है? वो क्या है? आपके सराउंडिंग है। तो इस पेन की यार कुछ ना कुछ देखो सरफेस है, कुछ ना कुछ सरफेस है। तो ये सरफेस कैसे एक्ट कर रहा है? एक तरीके से बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे ये रूम है, तो रूम मान लो ये सिस्टम है, तो ये जो रूम की वॉल्स हैं ये एक तरीके से सेपरेट कर रही हैं सिस्टम को और सराउंडिंग को। तो बाउंड्री क्या होती है? ऐसी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? ये 3 डेफिनेशन आ गई हैं। ऑलराइट, और क्या कौन सी डेफिनेशन है? देखिए, और है आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब देखो सिस्टम हमने समझ लिया क्या होता है। कितने तरीके के सिस्टम हो सकते हैं? ब्रॉडली 3 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं आपके। सबसे पहला कौन सा आ रहा है? ओपन सिस्टम। क्या है? सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर। मतलब ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिससे आप एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हो और मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब अच्छा, एक्सचेंज कर किसके साथ रहा है? सराउंडिंग के साथ। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जो एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ और मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सपोज करो हमने लिया हॉट वाटर इन कंटेनर। एक कंटेनर लिया हमने और उसमें हॉट वाटर लिया, और कंटेनर भी कौन सा है? ओपन कंटेनर लिख दीजिए। तो सपोज करो आप लोगों ने ऐसा कुछ कंटेनर लिया, ओपन कर रखा है ना, ऊपर से एकदम वो छत नहीं लगा रखी उसके, है ना, ढक्कन नहीं लगा रखा उसका। ठीक है, चलो भैया, और यहाँ पे क्या ले लिया है? गर्मा गर्म पानी ले लिया है। यहाँ पे गर्मा गर्म पानी ले लिया, सपोज करो वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस ले लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए कि क्या समय के साथ, है ना, क्या समय के साथ इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा? बिल्कुल यार, समय के साथ क्या होगा? ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। 70 डिग्री सेल्सियस तो यार ज्यादा टेम्परेचर है, मैंने हॉट कर रखा है पानी को, है ना, गर्म कर रखा है। अब समय के साथ क्या होगा? पानी ठंडा होता जाएगा। तो पानी ठंडा होता जाएगा तो क्या जो ये पानी है, मतलब क्या जो ये जो सिस्टम है हमारा, कंटेनर है, क्या ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अभी ये हाई एनर्जी पे,
अब ये 70 डिग्री सेल्सियस पे धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, बांटता रहेगा, सराउंडिंग को देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा और कूल डाउन होता रहेगा और अल्टीमेटली रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो आपको क्या ये नजर आ रहा है कि ये सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में? बिल्कुल कर रहे हैं। अब मैटर का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? जैसे देखो यार, ये जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फिनोमेना हो रहा होगा? एवापोरेशन हो रहा होगा। एवापोरेशन के लिए कोई भी टेम्परेचर की नीड नहीं रहती है। एवापोरेशन जैसे आपकी ये बॉटल है तो इसमें भी अभी एवापोरेशन हो रहा है ना, इसमें भी अभी एवापोरेशन हो रहा है। एवापोरेशन मतलब जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं सरफेस को। तो अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो वो कंटेनर को भी लीव कर रहे होंगे, तो ध्यान से देखो तो जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जा रहे हैं, वो मैटर वो लीव कर रहे हैं सिस्टम को। तो कहां जा रहे हैं? सराउंडिंग में जा रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जो एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ और मैटर भी कर रहा है, मैटर भी वहां से निकल के सराउंडिंग में जा रहा है, ऐसे टाइप के सिस्टम को क्या बोलूंगा? ओपन सिस्टम बोलूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई है? ठीक है। ऐसे ही दूसरा टाइप का सिस्टम क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी, मतलब एनर्जी का तो एक्सचेंज चल रहा है भैया, बट नॉट मैटर, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हॉट वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर। आपका जो कंटेनर है वो भैया बंद कर दिया है। अब हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिया है। ठीक है, देखो ये आपने कंटेनर लिया, ये सपोज करो हमने पानी लिया, कितने पे लिया? वाटर एट अगेन मान लो 70 डिग्री सेल्सियस ही लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। देखो क्या समय के साथ साथ ये जो 70 डिग्री सेल्सियस में मैंने पानी लिया ये ठंडा होता जाएगा? बिल्कुल। अपनी एनर्जी क्या करता जाएगा? लूज करता जाएगा, सराउंडिंग को देता जाएगा। तो सराउंडिंग के साथ ये एनर्जी तो एक्सचेंज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एनर्जी तो एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन ये जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी इवेपोरेशन तो हो रहा है, लेकिन इस केस में हमने क्या कर दिया? ऊपर ढक्कन लगा दिया है। तो जो आपके वेपर्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब हम उन्हें सिस्टम को लीव करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से हमने क्या लगा दिया? ढक्कन लगा दिया। तो आप थोड़ी ना लीव कर पाएंगे। पहले तो यार ढक्कन नहीं लगाया था, तो जो आपके वेपर्स थे वो सिस्टम को लीव कर गए थे, बाहर चले गए थे, सराउंडिंग में चले गए थे। लेकिन अब हम नहीं जाने दे रहे, अब हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिया है। तो जो वेपर्स हैं वो सराउंडिंग में नहीं जा पा रहे, जो मैटर है वो सराउंडिंग में नहीं जा पा रहा है। तो एनर्जी तो बिंदास एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। करेक्ट। ऐसे टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? क्लोज्ड सिस्टम, मतलब जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। क्लियर। ऐसे ही तीसरे टाइप का आपका सिस्टम कौन सा होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या बोल रहा है? सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, दोनों ही भैया नहीं जाने देंगे बाहर। अब इसका एग्जाम्पल है अगेन, हॉट वाटर इन इंसुलेटेड फ्लास्क, है ना। मतलब जैसे सपोज करो ये कंटेनर लिया ना, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या ले लिया? बढ़िया एकदम गर्म पानी ले लिया। ठीक है, अपने गर्म पानी ले लिया। ये क्या ले लिया? वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी बात है। अब जो हमने कंटेनर लिया है ना, वो स्पेशल टाइप का कंटेनर लिया है। स्पेशल टाइप का मतलब जो ये वॉल्स हैं ये आपकी इंसुलेटेड वॉल्स है। कौन सी वॉल्स हैं? इंसुलेटेड वॉल्स है। इंसुलेटेड वॉल्स मतलब जैसे आपका थर्मस होता है, जिसमें अगर आप गर्म पानी डालते हो तो वो काफी लंबे समय तक गर्म होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें वॉल्स कौन सी होती है? इंसुलेटेड वॉल्स होती है। अब मैं ये आपका आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूं, मैं पूरी बात समझाता हूं आप लोगों को। देखो ये मैंने कौन सी आपकी वॉल्स ले ली है? आइडियल वॉल्स ले ली हैं, जिन्हें हम इंसुलेटेड वॉल्स बोल रहे हैं। अब एक बार आपने यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस पे पानी डाल दिया तो ये जीवन भर 70 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड वॉल से एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती। तो एनर्जी, ये जो सिस्टम है वो एनर्जी सराउंडिंग को नहीं दे रहा है, अपने पास ही रख रहा है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक बार 70 डिग्री सेल्सियस पे आपने पानी रख लिया तो जीवन भर वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आई है?
ठीक है। अच्छा, मैटर तो यार दिख ही गया होगा, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इवेपोरेशन तो होगा, बिल्कुल इवेपोरेशन तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये आपका लीव नहीं करेगा सिस्टम को, क्योंकि मैंने ऊपर से छत लगा दी है, ऊपर से कंटेनर लगा दिया, वो ढक्कन लगा दिया है, तो ये कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगा, तो मैटर का एक्सचेंज तो नहीं होएगा, है ना। और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इंसुलेटेड वॉल्स ले रहा हूं। अब आपके दिमाग में यार एक डाउट आ सकता है कि भैया जो हमारा थर्मस फ्लास्क होता है, जैसे मान लो मैं सुबह मस्त उसमें गर्म पानी रखा, एकदम 70 डिग्री सेल्सियस का रख लिया, लेकिन शाम तक, कल तक, परसों तक वो रूम टेम्परेचर पे तो आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है ना, सही बात है, आ भी जाता है ना। तो यार वहां पे वो रियल कंडीशंस है ना, वो रियल कंडीशंस है, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंजेस होते ही हैं। तो आपने 70 डिग्री सेल्सियस का अगर आपने पानी थर्मस फ्लास्क में डाला है, तो यार कुछ समय बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यार रियल कंडीशंस है, रियल में तो यार आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती ही होती है। लेकिन ये जो आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं, ये एक तरीके से आइडियल सिस्टम है। आइडियल सिस्टम मतलब कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। एक बार आपने 70 डिग्री सेल्सियस का पानी डाल दिया, तो भैया वो आजीवन भर 70 डिग्री सेल्सियस का ही रहेगा, वो बिल्कुल भी अपनी एनर्जी सराउंडिंग को नहीं देगा, अपनी एनर्जी अपने पास ही रखेगा। तो ये भैया आइडियल चीजें हैं, है ना। हमारी जो लाइफ रहती है वो बहुत मतलब आइडियल नहीं है, वो रियल है। जैसे हम लोग जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, तो हम लोग इनिशियली क्या पढ़ते हैं, आइडियल गैसेस आइडियल गैसेस आइडियल गैसेस पढ़ते हैं, लेकिन असलियत में कोई सी भी गैस आइडियल गैस नहीं है, सारी गैसेस क्या होती है, रियल गैसेस होती हैं। अब रियल गैस को आप कुछ कंडीशन ऐसी दे सकते हो कि वो आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाए, लेकिन असली में सारी गैसेस कौन सी है, रियल गैसेस। ऐसे ही असली में सारे सिस्टम कौन से है, रियल सिस्टम्स है। लेकिन ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक तरीके का आइडियल टाइप का सिस्टम है ना, जिसमें आपने ऐसी इंसुलेटेड वॉल्स ले रखे हैं जो बिल्कुल भी हीट एनर्जी या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आई है बात समझ में, यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं? ठीक है, 3 तरीके के सिस्टम हो गए। अब और क्या है, अब बोल रहा है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब स्टेट क्या होता है सिस्टम का? स्टेट अगर मैं देसी भाषा में आप लोगों को समझाऊं, किसी सिस्टम की स्टेट क्या होती है, उसकी हालात, कि भैया उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके हालात क्या है, ये बताता है आपको स्टेट ऑफ अ सिस्टम। मतलब प्रॉपर्टीज विच डिफाइन अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब जैसे कोई भी सिस्टम है, जैसे मैंने मान लो ये एक कंटेनर लिया, ये एक कंटेनर लिया, और ये मैंने ऊपर क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी, ये मैंने ऊपर क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी, और यहाँ पे मैंने क्या ले ली, गैस ले ली। अब भैया इस गैस का प्रेशर क्या है, इस गैस की वॉल्यूम क्या है, इस गैस का टेम्परेचर क्या है, तो ये सब चीजें आपके क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस स्टेट के बारे में बता रही है, इस गैस के बारे में हमें बता रही है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गए, ये सब क्या है, आपके स्टेट वेरिएबल्स है। अब 2 तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। समझाते हैं आपको क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो देखो, ऐसे वेरिएबल which depend only upon initial and final state of system। ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिए। सपोज करो ये आपका कोई सा भी एक स्टेट है, ए स्टेट मान लिया मैंने, कोई सी भी एक स्टेट है, सिस्टम की एक स्टेट है, ठीक है। अब उसको मैं इस बी स्टेट तक ले गया, ठीक है भैया। ए स्टेट, ए कोई एक स्टेट है, बी कोई दूसरी स्टेट है। अब ए से बी जाने के अगर मैं आपसे रास्ते पूछूं कि भैया ए से बी मैं कितने तरीके से जा सकता हूं, तो इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके। एक तरीका तो क्या है भैया, मैं डायरेक्ट तरीका ले लूं कि ये रहा ए और ये रहा बी, पहुंच गए भैया। एक तरीका क्या है, चलो भैया थोड़ा सा घूम के जाते हैं, ये आपका पहला तरीका, ये आपका दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि भैया हम तो भैया घुमक्कड़ हैं, घूम फिर के यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ऐसे वेरिएबल जो डिपेंड कर रहे हैं ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब देखो, इनिशियल स्टेट क्या है, ए, फाइनल स्टेट क्या है, बी। तो आप एक ए रास्ते से जाओ, बी रास्ते से जाओ, थर्ड रास्ते से जाओ, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो ऐसे आपके क्या कहलाएंगे, स्टेट फंक्शन कहलाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जैसे देखो प्रेशर है, तो प्रेशर को आप जैसे यहां पे मान लो प्रेशर था P1, यहां पे प्रेशर था P2,
तो आप P1 से कहां जा रहे हो, P2 पे जा रहे हो, कैसे भी जाओ, पहले रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, तीसरे रास्ते से जाओ, इनिशियल मतलब जो प्रेशर का जो चेंज आने वाला है वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, P2 माइनस P1 ही रहेगा। जैसे इसको आप अगर फिजिक्स के टर्म्स में सीखना चाहो तो इसको बेसिकली ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर ए से बी के बीच में मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है तीनों रास्तों पे, ए पे भी, सॉरी फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है भैया, इनिशियल और फाइनल स्टेट बता दो, केवल उस पर डिपेंड कर रहा है। रास्ता आपने कौन सा चूज करा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो स्टेट फंक्शन एक तरीके से कैसा है, डिस्प्लेसमेंट जैसे होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। एग्जांपल, प्रेशर भैया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। अब कंफ्यूज नहीं होना है यार, ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपको बिल्कुल पता चल जाएगा इसी चैप्टर में ना, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे वो सारी चीज़ आपको सिखा दी जाएंगी। एंट्रोपी बता दी जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी बता दी जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे ये टर्म्स इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा फंक्शन होता है भैया, पाथ फंक्शन, ठीक है। पाथ फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा रास्ता आप चूज कर रहे हो। जैसे देखिए ये है आपका एक इनिशियल स्टेट, ये है आपकी एक फाइनल स्टेट। ए से बी हमको जाना है, कितने तरीकों से जा सकते हैं, इनफाइनाइट तरीकों से जा सकते हैं यार। सपोज करो एक बार हम ऐसे डायरेक्ट चले गए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। एक बार ऐसे घूम के चले गए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और एक बार ऐसे घुमक्कड़ हैं और ऐसे ऐसे घूम घूम के पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए, ठीक है भैया। ए से बी जा रहे हैं लेकिन 3 अलग अलग रास्ते लिए हैं हमने। तो अगर सपोज करो मैं आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोलूं तीनों रास्तों पे, तो क्या डिस्टेंस अलग अलग आएगा, बिल्कुल। डिस्टेंस तो भैया पाथ पे डिपेंड करेगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो बोल रहा था कि भैया इनिशियल और फाइनल स्टेट बता दो मुझे, मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा। लेकिन डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। आप डायरेक्ट गए हो, घूम के गए हो, या बहुत ज्यादा घूम के गए हो। तो पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, आपने रास्ता कौन सा लिया है ए से बी जाने में, लाइक योर डिस्टेंस। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, वर्क और हीट। सिर्फ यही दो आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जो कि क्या है, पाथ फंक्शन है। वर्क और हीट के अलावा कुछ भी और लिखा हुआ है तो उसको आप क्या बोल दो, स्टेट फंक्शन बोल दो। लेकिन कहीं पे भी वर्क और हीट लिखा हुआ है तो दीज टू आर व्हाट, पाथ फंक्शंस। दीज, इसको लिख दो चाहो तो, दीज आर द ओनली टू पाथ फंक्शंस, ठीक है। यही दो आपके पाथ फंक्शन है। कौन कौन से भैया, फेमस हैं, हीट है और वर्क है। केवल यही दो आपके पाथ फंक्शन है। इसके अलावा जो भी लिखा हुआ है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। केवल वर्क और हीट ये क्या है, आपके पाथ फंक्शन है। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आई है। और देखो, दो तरीके की और प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एक आपकी, और एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ये समझिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही। एग्जाम्पल क्या है, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि आपके डिपेंड करती हैं किस पे, मास पे, जो डिपेंड करती हैं मास पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आपके मास तो मास पे डिपेंड करेगा ही, राइट। मास तो बिल्कुल मास पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम, मोल्स, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारी चीजें। जैसे देखो मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं, इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, एक्सटेंसिव जो ऑब्वियसली मास पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे देखो, सपोज करो डेंसिटी है, सपोज करो डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे कैसे समझोगे, सपोज करो मैंने 10 ग्राम पानी लिया, 10 ग्राम पानी लिया, जरा इसकी यार डेंसिटी बताना कितनी रहेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी रहेगी, 1 ग्राम पर ml। बिल्कुल सही है। मैंने यार 100 ग्राम पानी लिया, मैंने 100 ग्राम सपोज करो पानी लिया, एक सेकेंड, मैं 100 ग्राम पानी लिया, तो इसकी डेंसिटी कितनी रहेगी, इसकी डेंसिटी कितनी रहेगी, अरे डेंसिटी तो यार उतनी रहेगी ना, 1 ग्राम पर ml रहेगी। ऐसे थोड़ी ना, मास अगर आपने बढ़ा दिया तो डेंसिटी भैया बढ़ जाएगी या घट जाएगी, नहीं 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 नहीं, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम है डेंसिटी। एक सेकेंड रुक जाओ,
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, डेंसिटी क्या रहने वाली है आपकी? डेंसिटी क्या रहने वाली है आपकी? एक सेकेंड। कभी कभी थोड़ा सा लैपटॉप है ना। हाँ, डेंसिटी क्या रहेगी? ऑब्वियसली 1 ग्राम पर ml ही रहेगी। सही है। ऐसी जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, सुन लो है ना, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं मान लो 100 ग्राम पानी ले लूँ तो कितना रहेगा? कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं जैसे 1 kg वाटर ले लूँ तो कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ये भी क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज हैं भैया। भैया टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 ग्राम पर ml। लेकिन वहीं पे ही जैसे अगर आपके सपोज करो मोल्स हैं, सपोज करो मोल्स हैं, तो अगर भैया मैं 10 ग्राम पानी ले लूं, 10 ग्राम पानी ले लूं, तो मोल्स कैसे हो जाएंगे? पानी के मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 10, मोलर मास कितना है? 18। और उधर ही अगर मैं 100 ग्राम पानी ले लूं, 100 ग्राम पानी ले लूं, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स कितने हो जाएंगे? 100/18। 100/18। तो मोल्स तो देखो चेंज कर रहे हैं ना, मास के साथ आपके मोल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो आपके मोल्स क्या हो गए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड कर रहे हैं। आपकी जो डेंसिटी है वो क्या हो गई? डेंसिटी क्या हो गई आपकी? डेंसिटी हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ जी, एक सेकेंड है ना। हाँ, ये हो जाएगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आ रही है बात समझ में? क्या यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो, अब देखो, जैसे एक और इसमें पॉइंट रहता है कि अगर आपको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकालनी है तो आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आप डिवाइड करते हो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आती है। कैसे? जैसे सपोज करो आपको, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको, जैसे डेंसिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप अगर डिवाइड करते हो तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आती है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप डिवाइड करते हो तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आती है। आई है बात समझ में? जैसे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं, देखो एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड रुक जाओ यार। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब देखो, इसका इलाज कराना पड़ेगा कुछ है। अब देखो क्या है आपका, हाँ, अगर आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या है आपकी? डेंसिटी इज बेसिकली, रुक जाओ, हाँ जी एक सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज बेसिकली व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? एक मास क्या है? एक मास है आपका, मास है इंटेंसिव मास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम भी क्या है आपकी? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आते हैं। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव और ये भी एक्सटेंसिव,
दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो यार जैसे आप लोगों को बोला था कि इस पर्टिकुलर वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, है ना, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, एंड फिर हम लोग वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, इन सारी बातों के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यार आपका ये चैप्टर है, अच्छे से सीखिए उसे, और क्वेश्चंस बिल्कुल यार यहाँ से पूछे जाते हैं अच्छे से, धीरे 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 करके, लेकिन एक बहुत शानदार से लेवल पे आपको ले आएंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर, लेकिन बिलीव मी एक एक वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया, नोट्स बना लिए, उसके मेरे साथ साथ जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो कर ली, तो बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा इस चैप्टर से। ऑलराइट, तो चलो यार फिर मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।